अंदर हम 3 चीज़ देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद मेथोडोलॉजी, उसके बाद चेकिंग, वेरिफिकेशन और रेटिफिकेशन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। सर इंट्रोडक्शन में होता है इसका डेफिनेशन। इसलिए इंटरप्रेटिंग इसलिए कहता है ताकि उसकी स्ट्रेंथनिंग अचीव कर सके जितना हमें चाहिए, जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। काफ़ी कुछ कल सर ने बताया था, मेरा थोड़ा बेसिक है और इसमें कैसे कैसे करते हैं वो प्रोसीजर इसमें दिखाया गया है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रेट्रोफिटिंग, कितने टाइप के रेट्रोफिटिंग होते हैं। सबसे पहले आता है ग्लोबल रेट्रोफिटिंग, दूसरा होता है लोकल रेट्रोफिटिंग। ग्लोबल रेट्रोफिटिंग मींस ग्लोबल रेट्रोफिटिंग टेक्निक टारगेट द seismic resistance of the structure. It includes adding of shear structure, adding of steel bracing, adding of infill structure and base isolation. Adding of shear structure means अगर कहीं पे जैसे कॉलम खड़े हैं तो हमें अगर इसको मजबूत करना है तो शियर स्ट्रक्चर जैसे बढ़ा देते हैं उसमें। जैसे कभी कभी क्या होता है बेसमेंट से कॉलम से खड़े हुए बट उनको लोड को बढ़ाना है तो क्या उन दोनों कॉलमों के बीच में शियर मतलब शियर वाल वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। उसका दूसरा होता है स्टील बेसिंग। कभी कभी क्या होता है स्टील के हमारे फ्रेम स्ट्रक्चर खड़े होते हैं, 1 बाय 1 कॉलम अगर रहते हैं तो उनके बीच में डायगोनल ब्रेसिंग कर देते हैं, स्टील ब्रेसिंग कर देते हैं, उससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। दूसरा होता है नेक्स्ट होता है एडिंग ऑफ इनफिल स्ट्रक्चर एंड बेस आइसोलेशन। इनफिल स्ट्रक्चर क्या होता है, कभी कभी जब मान लीजिए किसी में जैसे बेस आइसोलेशन का मतलब इनफिल स्ट्रक्चर का मतलब कभी कभी क्या होता है जैसे वो देखते होंगे आप दोनों को जैसे साउंड प्रूफ वॉल अगर बनाना है, एक्चुअली इनहेंस करना है प्रॉपर्टी को। और दूसरा नेक्स्ट है इसमें बेस आइसोलेशन। बेस आइसोलेशन में आपने देखा होगा कहीं कहीं पे जो है गिरडर रखे जाते हैं, मेट्रो के पिलर वगैरह पे जो गिरडर रखते हैं उनके बीच में एक इलास्टोमोस्ट नाम का मटेरियल रखा जाता है ताकि जो जर्क होते हैं या फिर वाइब्रेशन होते हैं उनको रजिस्ट कर सकें, तो बेस आइसोलेशन में हो जाता है। नेक्स्ट आता है लोकल रेट्रोफिटिंग। लोकल रेट्रोफिटिंग टेक्निक टारगेट द सेस्मिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मेंबर। उसमें एक स्ट्रक्चर को कंसीडर कर रहे थे, इसमें स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कंसीडर कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द कंक्रीट, स्टील और एफआरपी जैकेटिंग टू द स्ट्रक्चर मेंबर लाइक बीम, कॉलम और फाउंडेशन। इसमें किसी पर्टिकुलर मेंबर के बारे में टारगेट कर रहे हैं, उसमें किसी पूरे स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं। नेक्स्ट है रेट्रोफिटिंग की नीड पड़ती ही क्यों है, ठीक है। कल जो सर थे काफ़ी कुछ बताया था, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी था, तो बेसिक ये थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है। पुराने समय में क्या होता था कि कोई भी जब एप्रोप्रिएट थ्योरी या फिर नॉलेज लोगों के पास नहीं थी, उनके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, जो भी नॉलेज थे, उनके बेसिस से अपने घर और अपने बिल्डिंग्स डिजाइन किए हुए थे, जो कि आज के जो थ्योरी आ गई है वो उन चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रही है, ठीक है। आल्सो द रिसेंट वर्ल्ड वाइड अर्थक्वेक मेक द पीपल मोर कॉन्शियस अबाउट द सेफ्टी। जितने भी अभी क्या होता है हर एक जोन में अर्थक्वेक्स आने लगे हैं, तो उस चीज़ के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, तो उस चीज़ के लिए लोगों में ज़्यादा एक डर हो गया है कि हम अपने बिल्डिंग को कैसे मजबूत कर सके। सम ऑफ द फेमस बिल्डिंग भी बिकम्स वैल्यूएबल इन टर्म्स ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री डिमांड्स लॉन्गर सर्विस। इसमें क्या होता है सम ऑफ द फेमस बिल्डिंग, जैसे बहुत सारे फेमस बिल्डिंग हैं पुराने समय से बनाया, पुराने लोगों के बनाए हुए हैं, वो क्या है लॉन्गर सर्विस लाइफ मतलब चाहते हैं ताकि हमारा फेल ना हो। जैसे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जैसे उनमें कोई गलती मतलब कोई खराबी आने लगेगी तो वहाँ पे भी हम रेट्रोफिटिंग कर सकते हैं ताकि उनकी सर्विस लाइफ बढ़ सके। और जैसे उन्होंने बताया था कि लोड बढ़ रहा है, तो वैसे ही बहुत चीज़ें के लिए रेट्रोफिटिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। आप कौन से से कहाँ तक पहुँच गए? डिफरेंट टेक्निक यूजिंग आरसी स्ट्रक्चर रेट्रोफिटिंग कहाँ भी यूज होता है। तो इसमें दो टाइप के हैं, यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, यूजिंग न्यू मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम सबसे पहले कंक्रीट रिप्लेसमेंट करते हैं, ये पुराना मेथड है या फिर ज़्यादा पॉपुलर था पहले के समय में। कंक्रीट जैकेटिंग है यूजिंग स्टील सेक्शन, जैसा भी सर ने बताया स्टील सेक्शन कॉलम के बाहर कर रहे हैं, जैकेटिंग कर रहे हैं। कंक्रीट रिप्लेसमेंट, अगर कंक्रीट ही खराब हो गया कंक्रीट को रिप्लेस कर देते हैं। तो थर्ड मेथड है एफआरपी लाइनमेंट, जिसके बारे में हम रेट्रोफिटिंग में पूरा देखेंगे। ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। और उसके बाद मेथडोलॉजी हम करते हैं, जैसे मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ होता क्या क्या चीज़ है। एफआरपी में आपने देखा होगा कार्बन लैमिनेट, कार्बन फाइबर, इन सबसे हम करते हैं जस्ट यूजिंग स्टील सेक्शन, जैसे सर ने बताया वो स्टील सेक्शन का ही है।
कंक्रीट जैकेटिंग ये है, और कंक्रीट रिप्लेसमेंट, जैसे कंक्रीट खराब हो गया तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट मेथोडोलॉजी ऑफ रेट्रोफिटिंग कैसे कैसे करते हैं, इसके बारे में हम एफआरपी के बारे में ही बात करेंगे। जस्ट चलते हैं आगे। तो दो टाइप के एफआरपी होते हैं, सिका और सिका कार्गो ट्यूब, ठीक है। इन्हीं दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब कौन कौन से प्रोडक्ट जो यूज करते हैं हम सिका कार्गो ट्यूब और सिका रैप में। सबसे पहले आता है सिका कार्गो ट्यूब, ये लैमिनेट शीट होता है। इसके बारे में यह सिका कार्गो ट्यूब परफेक्टेड कार्बन फाइबर एनफोर्स लैमिनेट डिजाइन फॉर स्ट्रेंथनिंग कंक्रीट टिम्बर मैसनरी स्ट्रक्चर। सिका कार्बन ट्यूब इज बॉन्डेड ऑनटू द स्ट्रक्चर एज एलिमेंट ट्रांसपोर्ट यूजिंग सिका बॉडी ऑक्सीडेशन। कल उन्होंने बताया था, इसी के बारे में बताया था कि जैसे एक लैमिनेट है उसको हम वाल पे इंसर्ट करते हैं, ठीक है, वाल पे चिपकाते हैं। आगे मेथोडोलॉजी है, जस्ट मैं दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें यूज होती है। आगे पूरा एसओपी है, उसका प्रोसीजर है, वो बताता हूँ। और एडिशनल कौन कौन से सिका 34 एलपी होता है, ये एक्सोट्रोपिक 2 पार्ट एडहेसिव है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ एपॉक्सी रेजिन एंड स्पेशली डिजाइंड यूज्ड एट हायर टेंपरेचर बिटवीन 25 से 55 डिग्री के बीच में हम इसको मतलब यूज कर सकते हैं। और एक आता है जिसके सिकाडूर 30 और सिकाडूर 41, सिकाडूर 31, सिकाडूर 31 और सिकाडूर 41। यहाँ पे जब वो दिखा रहे थे वहाँ पे IN लिखा हुआ आ रहा था। IN का मतलब सिर्फ वो है कि सिर्फ इंडिया में ही रिपेयर होता है, इंडिया में ही रिपेयर किया जाता है, वो बाहर रिपेयर नहीं होता है। बाकी सारे जो है वो बाहर तैयार किए जाते हैं। टूल्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं एप्लीकेशन में, ग्राइंडर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, ब्रश हो गया, एप्लीकेशन टॉवल हो गया, ब्रश हो गया, रस्टिक रोलर, पेंट रोलर, मिक्सिंग कंटेनर, मिक्सिंग स्पिंडल एंड पैडल, ये सब यूज किए जाते हैं। एडिशनल टूल कौन कौन से होते हैं, जैसे इसका एक शेप होता है इस टाइप का, वो आगे प्रोसीजर में वीडियो है उसमें दिखा देंगे। ये कुछ इसके डायमेंशन है। अगर टॉप प्लास्टिक स्क्रैपर विल कट आउट मेड एट द बेस बॉटम डायमेंशन, जिसका बेस बॉटम डायमेंशन है ये वाला। जैसे उन्होंने बताया था कि 75 का भी होता है, 100 का भी होता है। तो जैसे जैसे अगर 85 से कम है तो जो उसका जो ये विड्थ है ये 3 से 5 mm के वेरी करेगा। अगर ज़्यादा है तो 3 से 6 mm के बीच में वेरी करता है। आगे ये दूसरा है एप्लीकेशन टूल फॉर अप्लाइंग द सिका एडहेसिव ऑनटू द सिका कार्बोनेट प्लेट्स विद द हैंड एरिया ऑल्सो है। जैसे जैसे हम मटेरियल मिक्स कर लेते हैं, मटेरियल को मिक्स मटेरियल एडहेसिव को हम डिसाइड करते हैं और जो लैमिनेट को इस तरफ से इस तरफ पुल करते हैं। आगे वीडियो में देखिएगा ये कुछ शो हो रहा है। Adding of Zika to adhesive, always keep the bulk of adhesive close to 3 cut scraper to and in ensure uniform coverage. मटेरियल को जैसे मैंने बताया कि एडहेसिव के इस पार्ट रखेंगे और प्लेट को इस तरफ से इंसर्ट करेंगे आगे की तरफ लाइक दिस। अब एसओपी तैयार जैसे किस हिसाब से हम करते हैं एसओपी को, मतलब इस प्रोसीजर का है क्या क्या है इसका करने का। सबसे पहले ड्राइंग स्टेटस को पता है कि लेटेस्ट रिवीजन के साथ ड्राइंग को रीड करना है। उसके बाद फॉलो द मेथड ऑफ स्टेटमेंट एज पर द ड्राइंग, जो भी हमें ड्राइंग में स्टेटमेंट दिखाया है कैसे कैसे करना है वो हम देखेंगे। अब ये ड्राइंग है, कुछ ड्राइंग में थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे क्या है। दिख रहा है वहाँ पे, विजिबल है। हाँ, जैसे ये क्या है कि हमारे ये सपोज एक क्रिटिकल सेक्शन है किसी भी कॉलम या किसी भी स्केल वाल पे करने का, ये क्रिटिकल सेक्शन है। सपोज क्या होता है, मान लीजिए ये एक वाल है, इस वाल पे हमें 3 लैमिनेट चिपकानी है। 3 लैमिनेट चिपकानी है तो सबसे पहले क्या लिखा गया है कि ये हमारा स्लैब हो गया, ये हमारा कॉलम है या शियर वाल होगा, ठीक है। अब इस पे हमें लैमिनेट चिपकाने हैं तो सबसे पहले क्या करना है, 1.5 टिपिकल हेल स्लैब बिलो द ऑल द कनेक्टेड बीम स्लैब एक्सटेंडेड टू इक्वल लेंथ द कॉलम फेस एज वाल। तो कहते हैं जो अभी तो ये लैमिनेट चिपकाना है, ये बात कर रहा है हेल रैप, जो कार्बन फाइबर है, कार्बन रैप है, वो इस कॉलम पे भी 150 में जाएगा और इस स्लैब पे भी 150 में आएगा। तो हेल रैप और 150 का। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप छोटी सी लाइन है कि ये जो लैमिनेट है वो स्लैब में हमारे 25 mm मिनिमम इंसर्ट होना चाहिए बीच में।
मतलब कट करके स्लैब इस लैमिनेट को जो 1.4 mm की हमारी पट्टी है वो इसके अंदर 25 mm जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर टिक लगा दिया उसके बाद आगे कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारा एक मान लो 400 बाई 400 का कॉलम है, तो कितना जगह छोड़ के हमें पहले लैमिनेट चिपकानी है वो दिखाया कि मिनिमम 25 mm को छोड़ के ही चिपकाना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे कॉर्नर है, कुछ भी हम ले जा रहे हैं तो कॉर्नर जैसे लगता है वो टूट जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि 25 mm कम से कम ये लेके चलें। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 150 mm की रैप चलती है, ये सीआर पिन है, यहाँ पे भी 150, यहाँ पे 25 mm दिखाया कि छोड़ के चलना है। उसके बाद क्या है कि एप्लीकेशन और मास्टर बेस ये सबका अलग अलग है। जैसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप 450 सेंटर टू सेंटर की बात करें, जैसे यहाँ से इसके और इसके बीच का सेंटर टू सेंटर, ये 150 की पट्टी हो गई, ये 150 की पट्टी हो गई, तो इसका सेंटर 150 का 75 ये हो गया, इसका 150 75 ये हो गया, 75 प्लस 75 150 ये हो गया, और इसके बीच में 300 का है, तो यानी इसके सेंटर से इसके सेंटर 450 का हो गया। अगर एक से कैसे लेंगे तो 300 आएगा, तो हर एक जो रैप होगा वो 300 से 300 या फिर जैसे आपको मेजर करना है। अगर आउटर से आउटर लेंगे तो आउटर से इसका आउटर लेंगे तो 300, अगर सेंटर टू सेंटर मेजर करेंगे तो 450 पे रहना चाहिए। ऐसे सेकंड लेयर है, ऐसे ऊपर थोड़ा सा है। अगर जैसे खत्म हो रहा है कोई चीज, अब ये है जैसे एक फ्लोर है, नीचे से शुरू किया हमने ऊपर तक ले गए, अब ऊपर भी ये 25 mm इंसर्ट होगा, अंदर ऊपर भी ये 25 mm इंसर्ट होगा। जैसे ऊपर 25 mm इंसर्ट किया गया है, जैसे अभी नेक्स्ट फ्लोर पे दिखाया गया, नेक्स्ट फ्लोर पे भी जैसे होगा तो वो फिर 25 mm इंसर्ट होगा। वो बेसिकली क्या होता है, ऐसे रैप होता है, सबसे पहले उसको अंदर की तरफ जैसे लगाने से पहले अंदर की तरफ इंसर्ट करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा बेंड करके नीचे की तरफ इंसर्ट करते हैं। ये स्लैब है, स्लैब। हाँ, उसके अंदर कहीं भी हमें बाहर नहीं छोड़ना है। और सपोज जैसे मान लीजिए कहीं पे स्ट्रक्चर खत्म होना चाहिए, मान लीजिए कहीं पे बीम आ जाता है, आउटर में बीम आ जाता है, तो उस केस में क्या कर देंगे, इसको हम मिनिमम 300 ऊपर लेके चलेंगे। हाँ, बीम के ऊपर 300 लेके चलेंगे, मिनिमम 300 लेके चलेंगे, लैप कर देंगे उस बीम पे। ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में था, बेसिकली ड्राइंग समझ में आना चाहिए। उसके बाद कौन कौन से मटेरियल साइड पे अवेलेबल होना चाहिए करते समय, तो ब्रश होना चाहिए, वैक्यूम, जैसे मैंने बताया जो जो टूल्स होते हैं वो सारी चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए करने से पहले। ब्रश हो गया, वैक्यूम हो गया, ब्रश रोलर हो गया, सीका इम्प्रेशन रोलर हो गया। आई थिंक इनके बारे में सब कुछ दिखाया था कल, जैसे रोलर हो गया, ये सब के बारे में कल दिखाया था। तो ये सारी चीज़ें यूज होना चाहिए, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया था मॉइस्चर कंटेंट नॉट मोर देन 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद सरफेस ग्राइंडिंग, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, नेक्स्ट मतलब आगे करते हैं जो सरफेस फिनिश। सबसे पहले सरफेस, इसके बाद जैसे सरफेस मॉइस्चर हमने मेजर कर लिया, वो 4% से कम है। उसके बाद सरफेस तैयार करते हैं, सरफेस तैयार करने के सबसे पहले ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद फिलिंग सरफेस करते हैं। ग्राइंडिंग करेंगे, ग्राइंडिंग करते हुए एक फोटो है, जैसे ये ग्राइंडिंग कला है हमारी, सारे जो भी सारे फोटोज हैं ये सब इसी टावर के हैं, कहीं बाहर के नहीं है। तो ग्राइंडिंग करते समय का ग्राइंडिंग हो गया। नेक्स्ट क्या होता है कि लेआउट मार्किंग विद लाइन हो गया लैमिनेट मिक्सिंग। ये क्यों करते हैं, ताकि जैसे मान लीजिए 400 बाई 400 का कॉलम है, जिस पर 3 लैमिनेट करना है, तो सबसे पहले मार्क कर लेते हैं लाइन डोरी से, ताकि हमारा जो लैमिनेट हो वो कहीं तिरछा ना चिपक जाए। ठीक है, तिरछा चिपक जाएगा तो उसका मतलब कोई रन रहना, क्योंकि लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो उसका लेआउट हम लाइन पर, हाँ, लाइन करने से सबसे पहले लेआउट कर लेंगे, चिपकाने से पहले या फिक्स करने से पहले। उसके बाद हमें जितने लेंथ का रिक्वायरमेंट होगा लैमिनेट का, उतना लेंथ हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्लीन द लैमिनेट बैक साइड विद द क्लीनर और ऐसे प्रोफाइल टू क्रिएट द कार्बन लेयर बिफोर हाफ एन आवर आफ्टर फिक्सिंग ऑफ बेटर रिजल्ट। जो सीका होता है, सीका जब लैमिनेट होता है, सीका का प्लेट जो होता है, लैमिनेट जो पट्टी होती है, वो एक तरफ तो उसका सीका का ब्रांड का लोगो रहता है, दूसरी तरफ प्लेन रहता है। तो जिस तरफ हम जो उसको हम चिपकाएंगे, फिक्स करेंगे, तो सीका का जो लोगो होता है वो बाहर की साइड रहेगा, जो जिस तरफ कुछ नहीं लिखा रहता है वो अंदर की साइड
फिक्स होगा। तो जिस तरफ हमें फिक्स करना, जिस तरफ हम एडहेसिव लगाएंगे उस तरफ को हमें उसको जैसे ये क्लीनर हो जाता है, क्लीनर या फिर आइसोप्रोपाइल जो भी होता है उससे हमें क्लीन कर देना, ताकि जो उसके ऊपर कार्बन का लेयर है तो कार्बन का लेयर हट जाए। अगर कार्बन का लेयर रहेगा तो एडहेसिव सही से काम नहीं करेगा, फिक्स नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले इसको कार्बन लेयर को हटा देते हैं लैमिनेट से। नेक्स्ट है आफ्टर द इनिशियल सरफेस प्रिपरेशन एनी अनडुलेशन और होल्स वर सीन, देन फिल द ऑल होल्स विद सिकाडोल 41 एंड सिकाडोल 31। सरफेस प्रिपरेशन कर लिया हमने। सरफेस प्रिपरेशन करने के बाद हमने लेंथ को कट कर लिया, उसके बाद उसके जो भी ये क्लीन कर लिया, बेसिकली लैमिनेट को क्लीन कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं फाइनल सरफेस कि अगर कोई भी हनी कॉम्बिंग या फिर कोई भी होल वगैरह दिखता है तो उन्होंने कल बताया कि सिकाडोल 41 और सिकाडोल 31 जो भी इंडिया में प्रिपेयर है इपॉक्सी मतलब पुट्टी है, इससे हम उस होल को, जो भी छोटे छोटे होल होते हैं, जो भी अनइवन सरफेस है, उसको हम एक लेवल में कर लेते हैं ताकि वो इजीली चिपके और कोई भी होलो साउंड मतलब होलो सेक्शन ना रह जाए, बीच में ना चिपके। इससे कर लिया। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटा सा, मैंने अच्छा फोटो तो नहीं था बट देख रहे होंगे आप छोटे छोटे यहाँ पे पैचेज है ना, इनको ये प्रिपेयर किया हुआ है सबसे करने से पहले। मैं फोटो थोड़ा बड़ा कर दूँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देख रहे होंगे आपकी जैसे ये होल है, ये होल है, ये सबको जितने भी इसके आसपास आ रहे हैं ये सबसे पहले पुट्टी है जो सिकाडोल 41 और सिकाडोल 31, इससे उसने फिल कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट होता है मिक्स द सिकाडोल 30 mp पार्ट ए एंड पार्ट बी इन द रेशियो ऑफ 3:1 बाय वेट टू प्रिपेयर द रेशियो। सिकाडोल 30 mp दो पार्ट में आता है, पहले भी मैंने बताया 2 पार्ट का रेशियो होता है। 100 एक पार्ट होता है, पार्ट ए हमेशा रेसिन होता है, पार्ट बी हमेशा हार्डनर होता है। किसी भी जब भी हम सिकन की बात करेंगे वहाँ पे पार्ट ए हमेशा रेसिन रहेगा, पार्ट बी हमेशा हार्डनर रहेगा। तो इन दोनों को 3:1 में प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद अप्लाई एडहेसिव टू द वॉल। अब इस एडहेसिव को सबसे पहले हम वॉल पे, जहाँ पे हम मार्किंग किए रहेंगे, जैसे यहाँ से लाइट वाली से मार्किंग किए यहाँ पे चिपकाना है, तो सबसे पहले एक लेयर यहाँ पे लगाते हैं। लगाने के बाद उसके बाद जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है, एक लेयर लगाया हुआ है, ठीक है। एक लेयर लगाने के बाद पुट द बल्ब ऑफ एडहेसिव ऑन द बैक साइड ऑफ द माउथ। जो माउथ मैंने दिखाया था, जैसे यहाँ पे देखेंगे इस वाले सेक्शन पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये माउंट है। ये स्ट्रैपर मैंने दिखाया था कि जो भी एडहेसिव रहेगा इसके बैक साइड में रखेंगे और प्लेट को इस साइड से इंसर्ट करेंगे, आगे की तरफ निकालते रहेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा सारा जो भी मटेरियल है एक यूनिफॉर्म थिकनेस पे हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पर कम होने का मतलब है, कहीं पे बहुत ज़्यादा थिकनेस हो जाएगा, कहीं पे बहुत ज़्यादा, कहीं पे मटेरियल जाएगा नहीं। इसलिए एक यूनिफॉर्म शेप में देने के लिए इस स्क्रैपर का यूज करते हैं, इस मोल्ड का यूज करते हैं। उसके बाद प्लेस द कार्बन है ओवर द लैमिनेट। ये सारे पॉइंट आगे लैमिनेट पे हमने एडहेसिव को लगा लिया। उसके बाद हम वाल को मतलब वाल पे इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद एक रोलर आता है जो स्पेशली डिजाइन होता है इसी के लिए। जब हम इस पे हम लैमिनेट लगाएंगे तो अगर हम हाथ से इसको चिपकाएंगे तो बहुत अच्छे से ये फिक्स नहीं होगा, इसलिए रोलर आता है। रोलर क्या होता है कि जैसे इसमें क्या होता है कि लैमिनेट पे लगा हुआ है एडहेसिव, तो अगर इस पे हम चिपका रहे हैं तो चिपकाने के बाद इस साइड पे जब रोलर चलाते हैं तो इसके बीच में जो मटेरियल है, जो एडहेसिव है, वो दोनों तरफ से बाहर आने लगेगा, दोनों तरफ से बाहर आने लगेगा। तो इससे क्या कहीं भी हमें मतलब एयर बबल्स नहीं रह जाएंगे। एयर बबल्स नहीं रहेंगे तो हमारा फिक्स अच्छे से हो जाएगा। रोल करने के बाद प्लेस द कार्बन है ओवर द लैमिनेट। कार्बन मतलब लैमिनेट लगाने के बाद उसको टाई करने के लिए एक रैप घुमाते हैं, जैसे कि मैंने ड्राइंग में दिखाया था। रैप कर ड्राइंग में दिखाया था ना कि 3 पट्टियाँ खड़ी हुई हैं, उसके बीच में 150 का रैप चल रहा है।
ये रैपिंग कर रहा है, जैसे ये तीनों पट्टियाँ चिपका ली उन्होंने, उसके बाद रैप कर रहे हैं 300 300 सेंटर टू सेंटर या फिर 300 300 आउटर से आउटर 450 सेंटर टू सेंटर। जिस भी तरीके से आप मेजर कर सकते हैं वो एक मेजर। फिक्स द एंकर ऑन द रैप। अब इन दोनों को टाई करने के लिए हम एंकर लगाते हैं। एंकर का डिटेलिंग एक अलग से वीडियो में मैं दिखा दूंगा, एंकर का डिटेलिंग में करने पाया टाइम नहीं था। जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी एज आएगा, जहाँ पे भी हमारा कार्बन रैपिंग आएगा, कार्बन रैपिंग का जहाँ पे भी एज रहेगा वहाँ पे हम एंकर लगाएंगे, एंकर इंसर्ट कर देंगे। उसके बाद स्प्रेड द क्वार्ट्स एंड ओवर द रैप एरिया। जहाँ जहाँ पे ये हमारा रैपिंग कर रहे हैं वहाँ पे हम क्वार्ट्स एंड स्प्रेड कर देंगे, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई पीओपी वगैरह करेंगे तो उससे बॉन्ड अच्छा बन जाए। इस पर तो बॉन्ड अच्छा बनेगा नहीं, क्योंकि क्वार्ट्स एंड इसीलिए करते हैं ताकि बॉन्डिंग अच्छी बन जाए। पहले सबसे पहले पानी की लाइन डोरी है, लाइन डोरी के अंदर ही इसके रैपर से मटेरियल लगाना है। दूसरा क्या है, इस रैपर के नीचे से देखो मटेरियल निकल रहा है, एक यूनिफाइड सेल में निकलता रहता है। और ये इसका थोड़ा सा ये जो लाइनिंग करता है ना, इसका जो सेल ही होता है, मैंने दिखाया था थोड़ा सा ना टिल्ट रहता है ऊपर की तरफ, मतलब एक हाँ ऐसा रहता है। इससे क्या होता है कि जब हम रोलर चलाते हैं ना तो बीच में ज़्यादा मटेरियल रहता है। बीच में ज़्यादा मटेरियल रहने से क्या होता है कि बाहर जब बीच में कोई चीज़ दबेगा तो ये सारे मटेरियल थोड़ा सा इस साइड से निकलेगा, थोड़ा इस साइड से निकलेगा, थोड़ा स्क्वीज हो जाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि चिपकाने के बाद हम रोलर चलाते हैं, तो उसके बाद ये है, ये ऐसा कुछ रोलर होता है तो कुछ चलाता है तो जो भी मटेरियल है वो दोनों साइड से बाहर निकल जाता है, ताकि कोई भी एयर बबल से नहीं रह पाता है। और जैसे मैंने बताया था कि जब भी कहीं पे बीम वगैरह है, जैसे आपने नोटिस कर पाए कि बालकनी है और यहाँ पे सीधा सीधा चल रहा है, तो यहाँ पे 300 mm ऊपर लेके गया है। ये हमारे ड्राइंग में कंसल्टेंट में बोल रखा है, मतलब कि ये 300 mm लैग करना है जहाँ पे भी आउटर आता है हमारा, जहाँ पे भी कोई भी उसको रेस्ट करने के लिए कोई भी जगह नहीं मिलती, तो हम उसको बीम पे या फिर जहाँ पे 300 mm ऊपर लैग कर देते हैं। ये कार्बन लैमिनेट के बारे में, सिका डोर के बारे में हो गया। अब सिका रैप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिका रैप दो पार्ट था ना, एक सिका डोर हो गया, एक सिका रैप के बारे में। सिका डोर 330 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले वही है ड्राइंग स्टेटस, उसके बाद मेथड ऑफ स्टेटमेंट जैसे दिया गया है, उसका फोटोज मैंने नहीं अटैच कर पाया। फोटो उसका मतलब ड्राइंग अटैच नहीं हो पाया है। लैमिनेट का तो अटैच कर दिया था, उसका अटैच नहीं हो पाया। सारा प्रोसीजर वैसे ही है, बस इसमें क्या है कि इसका जो जैसे उसमें सिका 30 LP यूज कर रहे थे, इसमें केमिकल दूसरा, इसमें जैसे दूसरा सिका 330 IN